तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सो स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ अ मैथमेटिकल अप्रोच to software and system development, emphasizing clear and organized planning. By following this process, developer can ensure that systems are well structured, scalable, and can be maintained easily over time. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग किस पे फोकस करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट पार्ट पे, जो सिस्टम का डेवलपमेंट है उस पर फोकस करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, क्लाइंट की जो नीड है, उस पर हम फोकस करते हैं। प्रॉपर प्लानिंग की जाती है और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ भी हम दिमाग में रखी जाती है कि जो स्ट्रक्चर बने वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में हो, साथ ही साथ स्केलेबल भी हो। यानी कि अगर कल की डेट में एक्सपेंशन की बात आती है, क्लाइंट कहता है कि एक्सक्यूज मी, कि मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है, दूसरा मेरा बेंगलोर में, तीसरा मुंबई में, और मुझे इनको भी आपस में कोलैब करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन रखना है इनका। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर हैं कि हम अपने सिस्टम को इतना स्केलेबल बना सकें कि ना सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे या एक कंट्री पे, बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो उसको हम इजीली एक्सेसिबल कर सकें। और अगर हम उसमें यूज़र्स लेके आना चाहते हैं तो यूज़र्स भी हम बाहर के यूज़र्स को अलाउ कर सकें। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है, यहाँ पर जो फोकस किया जाता है, डिटेल प्लानिंग पे फोकस किया जाता है, जिससे कि एक स्केलेबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर हमारा बन सके। साथ ही साथ बिल्डिंग, यानी कि जो बनाया जाता है, क्या क्या रिलायबल मेंटेनेबल सिस्टम यहाँ पर बिल्ड किया जाता है कि जो भी हमारा सिस्टम बिल्ड हो रहा है वो मेंटेनेबल भी हो, यानी कि उसकी हम मेंटेनेंस कर सकें, और वो हमारा रिलायबल भी होना चाहिए, जिससे कि रिलायबिलिटी से जुड़े कोई भी इशू यहाँ पर ना आए। और यहाँ पर हम क्या चीज़ इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ पर एनालिसिस इन्वॉल्व करते हैं, डिज़ाइन इन्वॉल्व करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेजेस को यहाँ पर इन्वॉल्व हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर ही रहती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ईआर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेसिकली अ टूल फॉर कॉन्सेप्चुलाइजिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस को हम किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि क्या यहाँ पर फील्ड्स होने चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कौन कौन सा डेटा यहाँ पर हमारा पास होगा, वो सारी चीज़ों को डिफाइन करने का काम हमारा ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल के थ्रू किया जाता है। कौन कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है जो कि जॉब करता है किसी एक्स कंपनी में, और एक्स कंपनी के अंदर वो किसी एक वाई डिपार्टमेंट से, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस तरह किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहा है। तो रिलेशनशिप होगी कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो जो वर्क्स फॉर है, ये क्या हो गई, ये एक रिलेशनशिप हो गई कि आखिर अकाउंट सेक्शन में वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, तो वो काम कर रहा है वहाँ पर। ठीक, तो ये होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक और भी होती है जिसमें हम वीक एंटिटी की बात करते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और इन अ कंपनी। तो जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, वो सब भी एक रिलेशनशिप के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन जो वो एंटिटी जो उस पर्सन की होगी वो नॉर्मल एंटिटी होगी, जो उसके डिपेंडेंट की होगी उसको हम वीक एंटिटी कहेंगे। तो किस तरह से हमें कॉन्सेप्चुलाइज करना है, क्या रिलेशनशिप होगी डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स के बीच में, वो सारी चीज़ें ईआर डायग्राम के थ्रू ही हम रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं। और एंटिटीज जो रिप्रेजेंट करती है रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट्स को करती है, और रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा डिफाइन करता है कि कैसे हमारा जो डेटा है वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने एक टर्मोलॉजी यूज़ करी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट।
रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को इस तरह से समझिए, जैसे मैंने शायद एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं, आपको मैं दे चुका हूँ। अगर मैं कहूँ कि अगर सड़क पे आज मैं मॉर्निंग ऑफिस आ रहा था, मैंने सड़क पे एक ऑब्जेक्ट देखा जिसमें 4 टायर थे, एक स्टीयरिंग था, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कार की। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम कार की ही बात कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैंने कुछ उसमें से एसेंशियल कंपोनेंट्स आपको बोले और आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। आपने ये नहीं कहा कि सर आप एक 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, आप एक ऑटो की बात कर रहे हैं, आप ट्रक की बात कर रहे हैं। आपने सीधा से एक आइडेंटिफाई किया कि सर इस समय आप एक कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स मैंने बताए उससे आपने एक कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया, विजुलाइज कर लिया कि हाँ कुछ इस तरह की कार रही होगी, इरिस्पेक्ट ऑफ किस कंपनी की थी, मारुति की थी, हुंडई की थी, टाटा की थी, कोई मतलब नहीं। कौन सा मॉडल था, ब्रीजा थी या आपकी नेक्सॉन थी या फिर आपकी क्रेटा थी, कोई मतलब नहीं है। किस कलर की थी, रेड कलर था, वाइट था, ब्लू था, इरिस्पेक्ट ऑफ दैट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पे फोकस किया। अगर मैं ये कहता कि मैंने आज सुबह ऑफिस आया था, मैंने वाइट कलर की कोई चीज़ देखी सड़क पे, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू करते हैं कि सर आपने रैबिट देखा, खरगोश देखा, आपने कोई डॉग देखा, कैट देखी, अब आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, वाइट कलर की बहुत सारी चीज़ हो सकती है। आपने कोई स्कूटी देखी वाइट कलर की या और कोई चीज़, वहाँ पर क्या है, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं है जब मैं कलर की बात कर रहा हूँ या मैं और किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट्स वहाँ पर आपके सामने रख दिए तो आपने तुरंत आइडेंटिफाई करके बता दिया सर आप तो कार की बात कर रहे हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, जो आपने कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में से एक पर्टिकुलर एंटिटी आपने निकाल के दे दी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं। एंड अगर डिटेल में कहा जाए, डेट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। की पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो एंटिटी क्या है, रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को और कॉन्सेप्ट्स को किसी सिस्टम में। रिलेशनशिप क्या करती है कि किस तरह से एंटिटीज रिलेटेड है। एक एंटिटी है एम्प्लॉय, दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय कैसे रिलेटेड है डिपार्टमेंट से, ये हमें रिलेशनशिप के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एंटिटीज को डिफाइन करती हैं कि हाँ इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके की पॉइंट्स में आते हैं। देन आता है हमारे पास थ्री टायर आर्किटेक्चर। The commonly used architecture approach in database management system for the design and development of application that works with the database. तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर हम यहाँ पर लेके चलते हैं। किसी भी DBMS की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की ही बात यहाँ पर करते हैं। इसमें 3 लेवल होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल लेवल, एक होता है हमारे पे कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल यानी कि हम बात कर रहे हैं यूज़र की, जो यूज़र जो इस सिस्टम से, इस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक्सटर्नल लेवल पे आता है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है जहाँ पर हमारी वर्किंग कॉन्सेप्चुलाइज होती है, और फिर लास्ट में हमारे पास फिजिकल लेवल होता है जहाँ एक्चुअली में डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, या डेटाबेस की हम बात करते हैं तो यहीं पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है, इस डेटाबेस में हमारा डेटा। तो जो इंडिपेंडेंस लेवल है ये कहलाता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और नीचे वाला कहलाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यानी कि एक्सटर्नली कोई यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, कोई डेटा फीड कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली वहाँ से डेटा निकल के जाएगा और उस पर्टिकुलर टेबल में, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, डेट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट इज अ विजुअल डायग्राम दैट illustrates the steps and decisions in a process of working, using symbols and arrows to show the flow ऑफ एक्शंस। तो किस क्या हमारा फ्लो रहने वाला है, किस तरह से हमारे सिंबल्स यूज होंगे, कहाँ पर एरो लगेंगे, क्या हमारा यहाँ पर एक्शंस होगा, ये सारी चीज़ें हमारा फ्लो चार्ट के थ्रू ही पता चलता है। प्रोसेस का पूरा वर्क फ्लो इसमें हम डिफाइन करते हैं। एक किसी टास्क को कैसे किया जाए, या कोई हमारे पे प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, इसको भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्लो चार्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। बड़े ही आराम से यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं जो हमें बताएगा कि किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है, किस तरह से हमारे कंट्रोल फ्लो हो रहा है।
तो एक डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है और विजुलाइज करते हैं यहाँ पर कि क्या सीक्वेंसिंग हमारी रहने वाली है, क्या एक्शन हमें लेने होंगे, किस तरह से यहाँ पर हमारे को आउटकम जनरेट होगा, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और प्लानिंग, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग भी इसके अंदर हमारी आती है। अगर सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंबल, शेप्स और एरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सिंबल की जैसे बात कर रहे हैं, पहला हमारे पे आ जाता है ओवल सिंबल, जो कि है स्टार्ट और एंड का या स्टॉप का, और ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है ये हमारे कि कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ और कहाँ पर हमारा स्टॉप हो रहा है पूरा प्रोसेस। तो स्टार्ट और स्टॉप प्रोसेस हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पे आता है एरो। एरो क्या है? दैट इज अ लाइन, इज अ कनेक्टर। तो ये हमारा कनेक्टर की तरह काम करती है, जो कि शो करती है रिलेशनशिप को, किसमें रिप्रेजेंट करती है शेयर्स में, कि किस तरह से हमारी रिलेशनशिप बनने वाली है, डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इनपुट कहाँ से, आउटपुट कहाँ पर है। तो उस पूरे वर्कफ्लो को ये बताने का काम यहाँ पर करती है। इनपुट आउटपुट भी यहाँ पर आता है, जिसको हम एक पैरेललोग्राम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ भी हमारा इनपुट है, कुछ भी हमारा आउटपुट है, तो वो हम पैरेललोग्राम के थ्रू उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस का। जी हाँ, अगर हमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया और उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस के सिंबल भी यूज होंगे, और ये रिप्रेजेंट होते हैं रेक्टेंगल के साइन से। जी हाँ, जो आपका रेक्टेंगल का साइन होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोसेस को। देन एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास आती है, एक शेप है जिसको कहते हैं डायमंड शेप या डिसीजन मेकिंग। तो ये डायमंड शेप हमारी डिसीजन मेकिंग करने का काम आती है, और इस तरह से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर यस होगा तो क्या होगा, अगर नो होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हम लेके चलते हैं। देन फ्लो चार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे कुछ बेनिफिट्स आते हैं। बेनिफिट्स में हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड ट्रेनिंग। तो हमारा क्या फ्यूचर रेफरेंस रहने वाला है, क्या हमारा प्रोसेसेस रहेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट पे हमारा काम होगा, ये सारी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट में आती है। इसके बाद हमारी आती है प्लानिंग की, और प्लानिंग में हमारा क्या है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या हमारा वर्कफ्लो रहने वाला है, ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग के अंदर आती है। देन हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में प्रोसेस के बारे में बात होती है कि किस तरह से स्टेक होल्डर्स हमारे उस पर डील कर रहे हैं, क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में दे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। हमारी क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, बोटल नेक्स कहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन करनी होती है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें कि एक हमारे पे लैंप है और उस लैंप को हमें रिपेयर करना है, तो यहाँ पर किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सबसे पहला हमारे पे स्टेप आएगा स्टार्ट का। स्टार्ट के बाद हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इस लैंप वर्किंग, क्या वो लैंप चल रहा है, काम कर रहा है। अब अगर यस है तो अब हमें यस करने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे, एंड आ जाएगा और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा वर्कफ्लो आ गया और हमने अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया। लेकिन अगर ये आता है नो, यानी कि हमारा जो लैंप है वर्किंग नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लैंप को ठीक कराना पड़ेगा। तो अब हम कुछ स्टेप्स खुद से चेक कर रहे हैं कि लैंप प्लग इन, क्या लैंप प्लग इन करा हुआ है, उसको स्विच बोर्ड में उसका जो तार है लैंप का वो लगाया हुआ है। अगर हम कह रहे हैं नो, तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि प्लग करो अपने लैंप को और उसके बाद एंड कर दो, क्योंकि जब हमने उसको लगा दिया सीधा प्लग पे, तो हमें सिर्फ उसको जलाने की बात है, जलेगा, तो हमें कुछ और नहीं करना। और अगर हमने प्लग किया हुआ है उसके बावजूद भी लैंप नहीं जल रहा है, तो अगले स्टेप पे आएंगे कि बल्ब बर्न आउट किया। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा बल्ब उसके अंदर लगा है वो फ्यूज हो गया हो, बर्न आउट हो गया हो। अगर ऐसा ही है, यस है अगर, तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस बल्ब, अपने बल्ब को हम रिप्लेस करने कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कह रहे हैं कि जो लैंप है उसको हमें रिपेयर कराना होगा।
तो अगर बल्ब खराब है तो उसका बल्ब हमने चेंज किया और हमारा जो लैंप है वो जलने लगा, और अगर उसके बावजूद भी लैंप नहीं जल रहा है तो हम क्या करेंगे, लैंप की रिपेयर या मेंटेनेंस कराएंगे और उसके बाद हमारा लैंप काम करने लगेगा। तो ये फ्लो चार्ट है किस तरह से खराब लैंप को हम डील करेंगे। एक और यहाँ पर फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो कस्टमर्स ऑर्डर और प्रोडक्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं। कस्टमर एक है हमारे पास, कस्टमर हैज़ द एड्रेस, कुछ एड्रेस भी होगा उसका। कस्टमर लाइबल फॉर इनवॉइस, क्योंकि कस्टमर ने कुछ खरीदा है तो उसको इनवॉइस मिलनी चाहिए। और कस्टमर क्या प्लेस करेगा, ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट एक इनवॉइस उसको मिलेगी और वो रिसीव करेगा उस ऑर्डर को कहाँ पर, अपने घर पे। अब इसमें ऑर्डर में क्या होगा, आइटम होंगे कुछ, एक आइटम या एक से ज़्यादा आइटम हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना एक फ्लो चार्ट खुद से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ईआर डायग्राम के अंदर हमारी एक आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेटाबेस में, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कार्डिनलिटी और एक होता है हमारा पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। तो it further defines how entity relate, whether it is one to many और many to many। तो जो हमारी रिलेशनशिप है वो वन टू वन है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय अपने सुपरवाइजर से बात कर रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप। एक एम्प्लॉय अपने चेयरमैन से, अपने जो बॉस है कंपनी का, उससे बात कर रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगी। एक चेयरमैन अपने एम्प्लॉयज से बात कर रहा है तो से 1:मैनी, से 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उनसे अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका 1:मैनी के अंदर आएगा। या फिर एक लिमिटेड अगर आप यहाँ पर लोग हैं उनसे अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तब भी 1:मैनी की कैटेगरी ही यहाँ पर आपकी रहेगी। की पॉइंट की अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है एंटिटी और रिलेशनशिप को विजुअली। साथ ही साथ कार्डिनलिटी की अगर बात करें तो स्पेसिफाई करती है नंबर ऑफ occurrences ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप टू अनदर, कि कितने बार उसके occurrences हुए हैं, वन टू मैनी हुए हैं, मैनी टू मैनी हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन कांस्टेंट की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि क्या सारे इंस्टांसेस जो हैं एंटिटी के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में या फिर नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे रिलेशनशिप के अंदर हमारी आती है। रिलेशनशिप के अंदर हमारी जो चीज़ है वो है एक इन जनरल। तो इन जनरल की अगर कार्डिनलिटी की बात करें कि हाउ मैनी कार्डिनलिटी कैन बी, तो एक तो हो गया वन टू मैनी, हाउ मैनी, तो ये सारी चीज़ें हमारी कार्डिनलिटी के अंदर ही आती हैं। वन टू वन यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहा है, तो एवरी टाइम वन एंटिटी अकर देयर इज एग्जैक्टली वन अकरेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी। तो अगर एक एंटिटी है एक, तो उस एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी से अगर हमारा कुछ चल रहा है तो हमारा वन टू वन के अंदर आता है। अगर एक एंटिटी के अगेंस्ट मल्टीपल अकरेंसेस हो रहे हैं तो हमारा वन टू एम यानी कि वन टू मैनी की कैटेगरी के अंदर रहता है। और अगर हमारे पास मैनी टू मैनी का ऑप्शन है, डेट मीन्स कि जो ऑकरेंसेज है वो भी मल्टीपल है, जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं वो भी हमारे मल्टीपल है, तो इसको मैनी टू मैनी की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा रहता है वन टू मैनी या मैनी टू मैनी के ऑप्शन में। देन पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो पार्टिसिपेशन हमारा दो तरह से हो सकता है, टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, एंटिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, वर्क कर रहा है एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हमारा रहेगा इसमें एम्प्लॉयज में। दूसरा हमारे पास जो है हमारा पार्शियल है। पार्शियल में क्या है कि एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, यानी कि एंटिटी किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है, तो ये हमारा पार्शियल के अंदर आता है। अब वन टू मैनी की अगर बात करें यहाँ पर, तो वन टू मैनी में जैसे कि कोई एडमिन है, ठीक है। अब ये एडमिन का कोई एडमिन आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगी और ये उसका पासवर्ड होगा। ये एडमिन क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, रिलेशनशिप हो गई इसको सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप
मैनेजमेंट को। और इस CRM का क्या होगा, CRM का ID होगा, नेम होगा और AID भी यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ की क्या रहेगी, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और फ़ोन हमारा यहाँ पर रहेगा। और ये एम्प्लॉय मैनेज कर रहा होगा एडमिन किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो ये 1 to मैनी कैटेगरी आएगा। देखिए यहाँ भी 1 to मैनी चल रहा है और यहाँ पर भी 1 to मैनी हमारा यहाँ पर रहने वाला है। अब मल्टीपल एम्प्लॉयज़ और मल्टीपल कस्टमर्स हैं, यानी कि एक किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी मल्टीपल हो सकते हैं और कस्टमर भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप रहने वाली है और आएगा हैव। सो एम्प्लॉय हैव कस्टमर्स। अब कस्टमर की अगर हम फील्ड की बात करें तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे रहने वाले हैं, जिसमें हमारा रहेगा कस्टमर ID, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, प्लेसेस। ये सारी चीज़ें हमारी कस्टमर के अंदर रहने वाली हैं। एड्रेस एड्रेस सब उसी का पार्ट आएगा। अब कस्टमर से अगर सर्विसेज की हम बात करें तो यहाँ मैनी टू मैनी हमारी रहेगी कि कस्टमर गेट सर्विसेज, कस्टमर को सर्विसेज मिल रही हैं। सर्विस की कुछ रहेगी चीज़ें एट्रीब्यूट, जैसे कि सर्विस ID, सर्विस नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सब हमारी सर्विस के अंदर रहने वाली है। अब ये सर्विसेज के अलावा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है। उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर है तो क्या कहलाएगी, एसोसिएटेड विथ, यानी कि ये सर्विस कौन प्रोडक्ट के अगेंस्ट एसोसिएटेड है, जिसमें प्रोडक्ट की ID, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ऐसी कस्टमर क्या करेगा, प्लेस करेगा ऑर्डर्स को। तो ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर आएगी, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ऑर्डर की डेट, स्टेटस, अमाउंट, एम्प्लॉय ID, कस्टमर ID, ये सारी चीज़ें हमारी रहेगी। तो ये 1 to मैनी की रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि जो यूज़र है वो एक के बजाय एक से ज़्यादा भी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और इसके बीच में रिलेशनशिप जो रहेगी आपका ऑर्डर और प्रोडक्ट के बीच में, वो रहेगी एसोसिएटेड, यानी कि आपकी मल्टीपल जो ऑर्डर्स हैं उसके थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो सकते हैं। इस तरह से पूरा 1 to मैनी का डायग्राम आपका काम करता है। जो चार्ट है आपका ईयर डायग्राम, इस तरह से आपका वो रहता है। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए रिलेशनशिप में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का वो है काफ़ी एफिशिएंट रहे। एनोमलीज जो है उनको हम प्रिवेंट कर सकें, डेटाबेस का ऑपरेशन अच्छे से कर सकें, ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आ रही है तो उसको कैसे हमें ब्रेक करना है उसके बारे में बताता है, एलिमिनेट करता है रिडंडेंसीज को। ये सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर रहती हैं। देन नेक्स्ट अगर बात की जाए की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स में हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में हमारा एक आता है द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी, यानी कि हम रिडंडेंसी नहीं चाहते अपने डेटाबेस में, डुप्लीकेसी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, जो हमारा यूज़र है, वो एक्यूरेट डेटा पे काम कर सके। इसके बाद हमारा एक आता है 1NF एंश्योर ऑल एट्रीब्यूट आर एटॉमिक नॉन रिपीटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर एक फुल नंबर या एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं कि वो हमारा होना चाहिए। देन हमारा आता है 2NF रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी की। तो अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है प्राइमरी की किसी भी उस पर आपके डिपेंडेंसी पे, तो फिर ये आपका उसको रिमूव करने का काम करता है। 3NF क्या करता है, रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। और हाई नॉर्मल फॉर्म्स की अगर बात करें तो BCNF भी है, 4NF भी है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर हमारी रहती हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है बनाना, इसका हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। और ये इंश्योर करता है कि सारे कॉलम्स में एटॉमिक वैल्यूज आ गए हैं, इंडिविजुअल डेटा हमारे पे वहाँ पर है, एलिमिनेट करते हैं, रिपीट करते हैं कॉलम्स को। साथ ही सेकेंड NF फॉर्म्स का जो 2NF है वो बिल्ड करता है हमारा 1NF के ऊपर। साथ ही साथ इंश्योर करता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी डिपेंडेंट ऑफ किसी भी प्राइमरी की के अगेंस्ट अब लिमिट करता है पार्शियल डिपेंडेंसी को। और 3NF जो है वो आपका बिल्ड करता है 2NF बाय लिमिटिंग द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो जो आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसके लिए रिमूव करने के काम आता है, और उसके थ्रू हम यहाँ पर 3NF फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक हमारे पे होता है BCNF यानी कि बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टर नॉर्मल फॉर्म अगर है तो वो BCNF ही मानी जाती है। और इसमें
हम डिटर्मिनेंट होते हैं, एट्रीब्यूट होता है, डिटरमाइन करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स को थ्रू कैंडिडेट की। तो ये सारी चीज़ इसमें रहती हैं। फोर्थ एंड जो है या फॉर नॉर्मल फॉर्म वो एड्रेस करती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को। जैसे कि कोई एक एम्प्लॉई प्लेट एक्स पे भी काम कर रहा है, प्लेट वाई पे भी काम कर रहा है, तो दोनों जगह से उसको डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट उसको एक ही बार ही यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें 4NF के अंदर हमारी जाती है। देन इसके बाद हमारा आता है 5th NF या 5th नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम एड्रेस करते हैं प्रोजेक्शन को, जॉइन को, डिपेंडेंसीज को, एंश्योरिंग that the database can be decomposed and disassembled without losing information। तो जो हमारा डेटाबेस जिसको हमने ब्रेक किया था उसके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन तो लॉस नहीं हो रही, वो भी हम यहाँ पर चेकआउट कर देते हैं। रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो रिलेशन डेटाबेस रिक्वायर करता है डिज़ाइनिंग टेबल्स दैट लिंक्स रिलेटेड डेटा। साथ ही साथ टिपिकल डिटेल डेटाबेसेस यहाँ पर हमारे रहते हैं सेपरेट टेबल्स ऑफ कस्टमर्स, ऑर्डर, प्रोडक्ट, इन सब के लिए एक सेपरेट टेबल हम लोग बनाते हैं जिससे कि हम इजली उसको ट्रैक कर सकें। कस्टमर ऑर्डर डिज़ाइन की अगर बात करें तो टेबल फॉर कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट विद फॉरेन कीज टू लिंक दैम एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिज़ाइन दैट इज टेबल्स फॉर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स विद रिलेशनशिप बिटवीन मैम की क्या उनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पर रहने वाली है। डेटा इनपुट मेथड्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम की नीड या रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैनुअल इनपुट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, इंट्रैक्शन भी होता है, साथ ही साथ आपका ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, कलेक्ट डेटा, रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग, हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पीरियोडिकली। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो मैनुअल इनपुट्स हैं हमारे यूज़र इंटर डेटा फॉर वाया फॉर्म और इंटरफेसेस की, उसके थ्रू उनको डेटा रिसीव होता है। ऑटोमेटिक इनपुट्स आते हैं, डेटा गैदर करते हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम से और सेंसर से। साथ ही साथ जो बैच प्रोसेसिंग है वो भी हमारी चलती रहती है, डेटा कलेक्टेड इन अ बैच। तो जो आपके डेटा कलेक्ट हुआ है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी रहती हैं। देन डिजाइनिंग आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट डिजाइन इज क्रिटिकल इन प्रेजेंटिंग डेटा टू यूजर इन द क्लियर एंड एफिशिएंट मैनर। भी कितने क्लियर कितने एफिशिएंट मैनर में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके थ्रू हम जनरेट करते हैं रिपोर्ट्स को, डिज़ाइन करते हैं यूज़र फ्रेंडली स्क्रीन्स को और डेवलपिंग इंट्यूटिव, यानी कि किस तरह से हम उसको इंट्यूटिव एनवायरनमेंट में आगे लेके जा सकते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डेटा समराइज एंड इंसाइट्स की बात करें तो प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ स्क्रीन डिज़ाइन की बात करें तो लेआउट और डिस्प्लेइंग डेटा ऑन यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस के लिए डेटा भी हमें चाहिए होता है जिसके थ्रू हम उसको स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या GUI के लिए हम यहाँ पर रखते हैं जिसमें इंटरेक्टिव इंटरफेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन हमारा रहता है। डिजाइनिंग आउटपुट रिपोर्ट्स एंड स्क्रीन डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ इफेक्टिव रिपोर्ट डिज़ाइन इंश्योर दैट यूज़र कैन बी क्विकली अंडरस्टैंड की इनसाइट्स। तो क्या हमारी की इनसाइट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। स्क्रीन डिज़ाइन में फोकस रहता है वो हमारा इंट्यूटिव और एक्सेसिबल इंटरफेस पर रहता है। और साथ ही साथ की पॉइंट्स की अगर बात करें तो आउटपुट रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। स्क्रीन डिज़ाइन की अगर बात करें तो फोकस होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए। और UI की अगर बात करें तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, कलर्स के, बटन के, लेआउट के, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो डिफरेंट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, डिस्टेंट एडवांटेजेस उसके रहने वाले होते हैं। तो सर्वर बेस्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर first distributed processing and cloud based solution allow for scalability and flexible across प्लेटफॉर्म। तो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसको हम काफ़ी अच्छा मानते हैं और उसके थ्रू भी यहाँ पर काम करते हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमारी तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास कंपोनेंट, एक आता है हमारे पास इंट्रैक्शंस और तीसरा आता है हमारे पास स्केलेबिलिटी। तो कंपोनेंट में आइडेंटिफाई करना होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस को, जिसमें यूज़र इंटरफेस हुआ, डेटा स्टोरेज हुआ और हमारा बिजनेस लॉजिक भी उसका पार्ट है। इंट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वर्क करते हैं एक साथ और अचीव करते हैं एप्लीकेशन के जो भी हमारे इनिशियल गोल सेट हमने किए होते हैं। एक्सक्यूज मी। देन हमारे पास यहाँ पर स्केलेबिलिटी भी आती है। स्केलेबिलिटी के अंदर हमारा
इंश्योर करते हैं एप्लीकेशन को हम हैंडल कर लें, इंक्रीज़ करते हैं यूज़र के लोड को और डेटा के वॉल्यूम को, ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो फोकस करते हैं कि स्टेबल और डिपेंडेबल एप्लीकेशन को, वो सारी चीज़ें रिलायबिलिटी के अंदर आती है। मेंटेनेबिलिटी की अगर बात करें तो ये हमारी एप्लीकेशन को ईजियर और अंडरस्टैंड और मॉडिफाई अपडेट करने के लिए फ्यूचर में इसके लिए काम आती है। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ गुड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो गुड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर हमारा क्या है यहाँ पर कि इम्प्रूव डेवलपमेंट एफिशिएंसी, जो हमारी एफिशिएंसी है उसको हम डेवलप कर सकें, उसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकें। जो मेंटेनेबिलिटी है उसको भी एनहांस कर सकें जिससे कि अच्छे सिस्टम को मैनेज कर पाएँ। और बेटर स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि अगर हमें फ्यूचर एक्सटेंशन होता है तो वो हमें परफॉर्मेंस और स्केलेबल करने में न रोके। साथ ही साथ इंक्रीज रिलायबिलिटी, तो जो रिलायबिलिटी है उसको भी काफ़ी बढ़ाने का काम यहाँ पर किया है। आर्किटेक्चर पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता है। 3 टायर आर्किटेक्चर में सेपरेट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन इनटू प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन दैट इज बिजनेस लॉजिक एंड डेटा टायर दैट इज प्रमोटिंग स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें रहने वाली होती है। साथ ही साथ डिवाइड करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो डिवाइड करते हैं एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विसेज और अलाउ करते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को। इसके अलावा सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है जो कि रेफर करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब भी हम कोई एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में जाती है हमारे ब्राउज़र से, किस पे जाती है, उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो भी सर्वर हम एक्सेस कर रहे होते हैं, और वहाँ से HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में डेटा हमारे को रिसीव हो जाता है। जैसे आप अपने ब्राउज़र में जाके लिखिए google.com, तो वहाँ पर गूगल का वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप लिखिए facebook.com तो फेसबुक का वेब पेज आपको वहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का ही पार्ट होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसके बाद हमारा इंट्रोड्यूस होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारा क्या है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है, बट यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्जेस के नाम पे चीज़ें को किया जाता है और उसके लिए भी आपको अलग से प्रोसेस डिफाइन करने होते हैं। देन की कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो क्लाइंट होता है जो कि एप्लीकेशन और डिवाइसेस को इनिशिएट करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज को, सर्विसेज को, और सर्वर्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो भी एंड यूजर्स ने वहाँ पर डिमांड करी होती है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो स्केलेबल है, काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको लेके आ सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट होता है। रिसोर्सेज जो है उसकी शेयरिंग हम कर सकते हैं और रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पर रहती हैं। उस बड़े आसानी से यहाँ पर काम हमारा हो जाता है। टाइप्स ऑफ सर्वर बेस आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर के अलावा एन टायर आर्किटेक्चर भी यहाँ पर हमारा हो सकता है। प्रोग्राम एंड डिज़ाइन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर चार्ट्स भी यहाँ पर आता है। स्ट्रक्चर चार्ट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट या सिस्टम से लेके एक लोएस्ट मैनेजेबल लेवल तक हम यहाँ पर जा सकते हैं। उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उसका हम दे सकते हैं। और यहाँ पर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, कैसे प्रोग्राम हमें लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमारा रहेगा, रिसोर्सेज कौन से आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं। अगर यहाँ पर इस स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की बात करें, उसके ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक हमारे टॉप पे क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा उस कंपनी का। उस प्रेसिडेंट के अंदर 3 लोग मालीरे काम कर रहे हैं। एक ऑपरेशन मैनेजर काम कर रहा है, एक सेल्स पर्सन काम कर रहा है और एक ऑफिस मैनेजर यहाँ पर काम कर रहा है। ऑपरेशन मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर्स होंगे, स्पेशलिटी क्लीनर्स होंगे, टेक्नीशियन होंगे, क्लीनर्स होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा सेल्स पर्सन की बात करें तो इनसाइड सेल्स मार्केटर्स यहाँ पर रहेंगे और सेल्स पर्सन भी हमारा यहाँ पर है। और ऑफिस मैनेजर के अंदर हमारे बुक कीपर रहते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्ट्रक्चर चार्ट्स आते हैं जिसमें किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स को बनाते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, उसका स्कोप, इंफॉर्मेशन हमें कैसे गैदर करनी होती हैं, टूल्स हमारे कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम कोई चार्ट बना पाएँ। और यहाँ पर टॉप
से शुरू करते हैं, किस तरह से हमें लेयर्स वहाँ पर ऐड करनी है, बीच में वो चीज़ें देखी जाती हैं। एडिशनल डिटेल्स हमें यहाँ देखने होते हैं कि कौन कौन से एंटिटीज़ हैं, उसमें क्या क्या एडिशनल डिटेल्स हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, और रेगुलर अपडेट्स भी हमें यहाँ पर क्रिएट करने होते हैं, उसको स्केड्यूल करना होता है। प्रिपरेशन की बात करेंगे डिज़ाइन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की, तो जो हमारा डिज़ाइन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है काफ़ी क्रूशल होता है, उसको हम डिलीवर करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। प्रोवाइड कराता है हमारे क्लियर डिस्क्रिप्शंस कि किस तरह से हमारा सिस्टम रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। अलाइनमेंट की हम बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमारा रहता है। टेक्निकल उसमें क्या चीज़ें रहेंगी, फंक्शनल कैसे है उसमें रहेगा, रिक्वायरमेंट क्या रहे, प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारा रहता है। जैसे ब्लूप्रिंट की तरह समझिए, जैसे कोई घर बनाते हैं तो घर का नक्शा बनाते हैं ना, ऐसे एक सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर हम तैयार करते हैं। उस सिस्टम को हम एग्जीक्यूट करने से पहले कि क्या हमारी चीज़ें रहने वाली हैं, उसको हम पहले एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में रखते हैं। और डिटेल डॉक्यूमेंट हमारा कवर करता है कि हमारा मटेरियल, डायमेंशन, परफॉर्मेंस, क्राइटेरिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस तरह की चीज़ जैसी चीज़ होती है वैसे यहाँ पर भी रहता है। अब अगर प्रिपरेशन की बात करें डिज़ाइन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की, तो इसमें सबसे पहले हमें गैदर करनी होती है रिक्वायरमेंट को, और डिफाइन ऑब्जेक्टिव पर्पस, हमारा क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें डिफाइन करना होगा। स्कोप हमारा क्या है उसको बताना होगा। जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमें यहाँ पर बतानी होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमें स्पेसिफाई करना होता है फीचर्स को, बिहेवियर्स को, प्रोडक्ट को, सिस्टम को, ये सारी चीज़ें। और साथ ही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमें डिफाइन करना होता है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी हमें उसके अंदर डालनी होती है। देन हम कंसीडर करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, क्या क्या हमारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करना, क्या हमारी लिमिटेशन होगी, क्या बजट है, क्या टाइम है, टेक्नोलॉजी कौन सी हम यूज़ करने जा रहे हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, क्या हम उस तरह का काम कर भी सकते हैं। अगर क्लाइंट कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्या वो बाय लॉ इथिकल भी है, या कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जो बाय लॉज मना हो और हम उसको करके देने के लिए एग्री कर लें। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। साथ ही साथ डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर हम रखते हैं, जिसमें हम आउटलाइन करते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को, और इंक्लूड करते हैं डिज़ाइन डायग्राम्स एंड मॉडल्स को, जिसके थ्रू हम एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर्स भी इसी का ही पार्ट होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अलाउ करते हैं प्रोग्राम्स को कि एग्जीक्यूट करें डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को, अलग अलग ब्लॉक्स बना देते हैं कोड्स के, और उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए डालते हैं। और वहाँ पर कंडीशंस जो हमारी होती हैं ट्रू या फॉल्स की हमारी कंडीशन यहाँ पर रहती हैं। और कॉमन टाइप्स इसमें जो रहता है वो रहता है इफ देन एल्स का पार्ट स्टेटमेंट का, और इसके थ्रू हम इसको करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स अगर भी यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं, और कुछ स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जैसे कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होते हैं कि अगर हमारा इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट कर रही है, देन उसके बाद हम एल्स की पार्ट पे जाना है, नहीं जाना है, अगर जाना है तो क्या एग्जीक्यूशन यहाँ पर हमें करना है, ये सारी चीज़ें हमारी रहती है। बट इफ के साथ कंडीशन आती है, एल्स के साथ कंडीशन हमारी नहीं आती। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारा रहता है। स्विच स्टेटमेंट में हमारा स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन से लॉस के अगेंस्ट कौन सी चीज़ यहाँ पर वर्किंग कर रही है। नेस्टेड स्टेटमेंट भी यहाँ पर रहते हैं, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाते हैं। डिसीजन ट्री हमारा यहाँ पर आता है, जो कि फ्लो चार्ट लाइक डायग्राम है, और जो भी पॉसिबल हमारे आउटकम हो सकते हैं सीरीज और डिसीजंस में, वो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, विजुलाइज करने के काम आता है। और उसके थ्रू ही हम क्या क्या चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट को, बेनिफिट्स को, प्रोबेबिलिटीज़ को, डिफरेंट ऑप्शंस को, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। डिसीजन ट्रीज में आपका क्या है पर्पज़ होगा, जो कि हेल्प करेगा आपको डिसीजन मेकिंग में। साथ ही साथ स्ट्रक्चर होगा, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर मॉडल होगा, जिसमें नोड्स होंगी, ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी। साथ ही साथ नोड्स जो हैं वो डिसीजन नोड्स होंगे, स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिसीजन रिप्रेजेंट करने का काम आता है। लीफ नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं आउटकम्स, ब्रांचेज रिप्रेजेंट करता है डिसीजंस रूल्स को, और यूजेस के अंदर हमारा डिसीजन एनालिसिस आता है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड मशीन लर्निंग भी इसी के पार्ट में आते हैं। डिसीजन ट्री की अगर हम बात करें तो आप डिसीजन ट्री को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट को, बेनिफिट को, प्रोबेबिलिटीज़ को, डिफरेंट ऑप्शंस को, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ ईच आउटकम की, हर एक वैल्यू जो आउटकम आ रहा है उसकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को। साथ ही साथ
डिटरमाइन करते हैं अल्टरनेटिव, क्या आपने निकाला है, क्या ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन आपको यहाँ पर रहने वाला है, और कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो उसके लिए भी आप डिसीजन ट्री का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मशीन लर्निंग में, एल्गोरिथम्स डिज़ाइनिंग में, क्योंकि काफ़ी इजीली हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर हमारी रहती हैं। डिसीजन ट्री एक अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम कंपनी या उसके हेडक्वार्टर को चूज़ कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू ओपन अ न्यू सैटेलाइट ऑफिस और नॉट। तो ये सारी चीज़ें भी डिसीजन लेने के काम हमारी यहाँ पर रहती है। तो आज के इसमें इतना ही रहेगा। आपके जो